Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will try to understand the foundation of British foreign policy. जो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी है उसका फाउंडेशन को हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो फाउंडेशन है ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का, उसको हम लोग एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ट्रेस बैक कर सकते हैं, जब ब्रिटिश अपना ग्लोबल पावर में, यानी कि एक न्यू एवेन्यूज ढूंढ रहा था। वो बिकॉज वो एक आइलैंड कंट्री है। एक आइलैंड कंट्री होने की वजह से वहाँ पे ऑब्वियसली रिसोर्सेज का कमी है। तो इसलिए वो क्या किया, उसका जो जोग्राफिकल कंटेक्स है, जोग्राफिकल कंडीशन है, उसने उसको मजबूर किया कि वो इस तरह का फॉरेन पॉलिसी लेके चले जिसमें वो एक नेवल सुप्रीमेसी की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसको देखेंगे। ठीक है। जैसे कि आपका हिस्टोरिकल कंटेक्स हो गया, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है, नेशनल इंटरेस्ट, और फिर बाद में उनका जो अप्रोच है, एक प्रैग्मेटिक रियलिज्म का अप्रोच लेके वो चलता है, इंपीरियल एम्बिशंस है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या फैक्टर है, ब्रिटिश ज्योग्राफी। ब्रिटिश ज्योग्राफी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका फाउंडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक आइलैंड स्टेट है। आइलैंड नेशन होने का वजह से उसके वहां पे रिसोर्सेज का बहुत कमी है। तो उसने क्या किया, अपना रिसोर्स, अपना जो नीड्स है रिसोर्सेज का, उसको पूरा करने के लिए एक मेरीटाइम ट्रेडिशन बनाया है, जिसकी वजह से उसका फोकस जो है वो नेवल पावर प्रोजेक्शन है। तो उसी का चलते, क्योंकि वो चारों तरफ से लगभग चारों तरफ से आपका वाटर से घिरा हुआ है, तो वो एक सी पावर बन के उभर के आता है। तो वो आपका ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन में काफी हद तक दिखाई देगा कि एक फेमस फ्रेस हुआ करता था, ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स। ठीक है। क्योंकि उनका नेवल सुप्रीमेसी इतना ज्यादा था। उनका नेवल सुप्रीमेसी का वजह से ही वो बहुत सारा जगह पे ट्रेड रूट्स बनाया है, अ, और एक वास्ट नेटवर्क ऑफ कॉलोनीज को मेंटेन किया है। ठीक है। तो ये आपका सी पावर में आप उसका बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड, ब्रिटिश का जो ट्रेड इंटरेस्ट है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो उसका फॉरेन पॉलिसी का एक ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि वही बात है ना, रिसोर्सेस है नहीं वहां पे, तो आपको क्या करना है, आपको एक मार्केट ढूंढना है, या फिर आपको एक रिसोर्सफुल एरियाज ढूंढना है जहां से आप रिसोर्स को लेके आए, रॉ मटेरियल्स को लेके आए वापस, है ना, खाना तो खाना है सबको। तो ट्रेड जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश का, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। यूरोप, यूरोप में उस समय आप देखा जाएगा, स्पेन है, फ्रांस है, पोर्टुगल है, बहुत सारा कंट्री जो है वो काफी पावरफुल था। तो ब्रिटिश या फिर बाकी कंट्री भी ये नहीं चाहता था कि यूरोप को कोई एक सिंगल पावर डोमिनेट करके रखे। तो बैलेंस ऑफ पावर, या फिर आपका बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखना यूरोप में, ये बहुत बड़ा एक जरूरत था ब्रिटिश के लिए। और इसीलिए वहाँ का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी तरह से सेफ हुआ था कि किसी को भी आपका बैलेंस ऑफ पावर को खत्म करने के लिए, या फिर अ, उसको ये करने के लिए, यूरोप में किसी को भी कोई एक डोमिनेंट पावर निकल के ना आए, वो बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसके लिए ब्रिटिश ने बहुत सारा अलायंस वगैरह भी बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पैक्स ब्रिटानिका। ये भी एक इम्पोर्टेंट दौर था 19th सेंचुरी में। ब्रिटेन एक ऐसा पीरियड था रिलेटिवली ग्लोबल पीस का, वहां पे एक फेस हुआ करता था आपका पैक्स ब्रिटानिका का नाम का। ये क्यों आया? क्योंकि ब्रिटिश का एक नेवल पावर, कॉलोनियल कंट्रोल, इकोनॉमिक डोमिनेंस, उसने ब्रिटिश को एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था, काइंड ऑफ सुपर पावर ऐसा। तो वो फेस है आपका पैक्स ब्रिटानिका, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन में एक इम्पोर्टेंट दौर चला है, वो इंपीरियल इंटरेस्ट। तो क्योंकि वो नेवल पावर था, उसने क्या किया, उसने जितना हो सका आपका कॉलोनीज स्टैब्लिश करने का कोशिश किया अराउंड द वर्ल्ड में, हाँ, ताकि वहां से रिसोर्सेस सिक्योर कर सके, अपना नेवल बेस को वहां पे स्टैब्लिश कर सके, ये सब। तो वो उसका इंपीरियल इंटरेस्ट। फिर आता है आपका वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, उसने ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इन वर्ल्ड वार वन ब्रिटेन का जो प्राइमरी फोकस था वो खुद को डिफेंड करने में था, उसका इंपीरियल इंटरेस्ट को डिफेंड करने में था। वर्ल्ड वार वन उसी में चला गया। लेकिन जो वर्ल्ड वार टू था, उसमें ब्रिटिश जो है वो बाकी एलिस का साथ अलाइन करते हुए आपको दिखाई देगा। क्योंकि उस समय उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रिजर्व करना था, जो नाजी एग्रेशन था उससे डेमोक्रेसी को बचाना है, ये सब आपको वर्ल्ड वॉर टू में दिखाई देगा। ठीक है।
फिर आपका स्पेशल रिलेशनशिप है एक जो फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है उसको। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश का जो फॉरेन पॉलिसी है इट इज अ शैडो ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस, क्योंकि वो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्पेशल है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश जब उसको लगा कि उसका जो पावर है, क्योंकि कॉलोनीज खत्म हो गया, कॉलोनीज खत्म होने का साथ साथ उसका रिसोर्सेस खत्म हो गया, तो उसका जो ग्लोबल डोमिनेंस था वो कम हो गया। तो लेकिन एक बार जब आप पावर को चख लेते हैं तो आप चाहेगा कि हमेशा आप पावर में ही रहे, आपका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। तो इसके लिए उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए था, और वो अच्छा दोस्त उसको यूनाइटेड स्टेट्स का तौर पे मिला। तो वो उसके साथ एक क्रूशियल स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है। ठीक है, आप उसका बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका डीकोलोनाइजेशन है। जो प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का बाद, बहुत सारा कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गया, उसका वजह से भी ब्रिटिश का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको काफी चेंजेस उसमें लाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली उसने जितना भी टेरिटरीज को एक्वायर किया था उसको रेलिंक्विश करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उन सारा कॉलोनीज का साथ रिलेशन अभी भी बना के रखता है। ठीक है, डिप्लोमेसी का थ्रू या फिर ट्रेड का थ्रू बना के रखता है। आप कॉमनवेल्थ ऑफ ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वगैरह आप देख सकता है, उसका जो ये है चेयर कौन करता है उसको, और ब्रिटिश क्राउन करता है ना, तो वो है। तो आप उसका बारे में भी थोड़ा लिख सकता है। ठीक है, फिर है मल्टीलेटरलिज्म। आपका ब्रिटिश जो है एक्टिवली एंगेज्ड है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, नेटो हो गया, या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस में। तो इसमें वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जिसका वजह से ब्रिटिश जो है इसका थ्रू वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, और ग्लोबली अपना पावर को भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मिलेगा ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, वो है कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ग्लोबली वो चाहता है कि ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ, ये सब आपका प्रमोट हो हर जगह। ये जो वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, वो हर जगह हो। ठीक है, इसलिए बहुत सारा जगह पे आपको दिखाई देगा ब्रिटिश भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस करता है यूएस का साथ मिलकर। ठीक है, तो ये सारा चीज आप ब्रिटिश का फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन में लिख सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी स्टैटिक नहीं है, इवॉल्व होता आया है चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक का साथ। इसमें आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी है, उनका लीडरशिप प्रायोरिटीज भी है। तो ये जो आपका ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन है वो हिस्टोरिकल रूट्स में आपको दिखाई देगा, उनका जियो पॉलिटिकल कंटेक्स में, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, या फिर उनका जो कमिटमेंट्स है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को बढ़ाने में, ये सारा चीज फैक्टर्स, उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, और एक अर्ज कि एक समय में आप ग्लोबल पावर था, है ना, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना पावरफुल कंट्री अब एक समय में था, तो वापस से आप वो पावर को जरूर पाना चाहेगा, है ना। तो ये सारा चीज आप ब्रिटिश का फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन में